नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का पहला पार्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये डिस्कस करने वाले हैं। आपको हम यकीन दिला दें, अगर ये 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पार्ट के यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के, या अगर 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन जाने आपके बोर्ड एग्जाम में इतना ही सिर्फ पढ़ना है। यानी सिर्फ अगर इस पार्ट से इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो फिर इस पार्ट से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और हमारे इसी चैनल पे इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन है। अगर ये 10 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो इस पार्ट से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, हम लोग पूरी 70 में 70 की प्लानिंग करने वाले हैं। यानी इस पूरे सब्जेक्ट का अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी, कुछ समय तक चलेगी, यानी पेपर तक चलेगी, हर पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे एकदम लेटेस्ट और बेहतरीन अंदाज से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़ना है, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। यानी रासायनिक समीकरण को, जो कोई एक रासायनिक समीकरण दिया होगा, संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। देखिए क्या होता है, जैसे कि लिखा है उत्तर में, क्योंकि वजह क्या है सुनिए, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का लागू होता है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, द्रव्यमान का नियम क्या कहता है, ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो द्रव्यमान नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर कोई तराजू है दोनों तरफ, तो अगर 50 ग्राम इधर रखा है, 50 ग्राम इधर रखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों तरफ, एक तरफ 100 ग्राम हो जाए, एक तरफ 50 ग्राम हो जाए। अगर हम बढ़ाएं घटाएंगे तब भी होगा। इसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया है कि रासायनिक अभिक्रिया अगर कोई रखी है तो उधर वाले परमाणुओं की संख्या इधर वाले परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, यानी कि संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसीलिए है क्योंकि उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। संतुलन से यह सुनिश्चित होता है कि अभिक्रिया में प्रयुक्त एवं उत्पादित तत्वों की संख्या बराबर हो। यानी जो अभिकारक हैं, अभिकारक क्या होते हैं, जैसे कि कोई समीकरण लिखा है, जैसे कि हम लेते हैं Mg प्लस O2 गिव्स आउट, जो बनता है उसे बोलते हैं MgO2। आई बात समझ में। अब कहने का मतलब ये एक समीकरण दिया है, लेकिन अभी ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अब संतुलन करेंगे तो कहने का मतलब है, अगर हम चेक करें तो इधर 2 साइड है। एक इधर देखिए, थोड़ा हम इसे बढ़ा लेते हैं, हाँ 2 साइड है। फिर से लिखते हैं एक बार, थोड़ा बड़ा। एक ये समीकरण है Mg प्लस O2 मिलाकर बनाएंगे MgO। हाँ, यानी अगर मैग्नीशियम मिले, ऑक्सीजन मिले, मिलने के बाद जो बनेगा उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर 2 साइड हैं, अब ये संतुलित तो है नहीं, संतुलित करने जा रहे हैं हम लोग। 2 साइड है, इधर देखें तो ऑक्सीजन कितना है साहब, 1 है। इधर देखें ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इधर भी हम 2 ऑक्सीजन को करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है यहां 2 नहीं लगाएंगे, इसके आगे अगर 2 लगा दें तो 2 एक कम 2, यानी ऑक्सीजन इधर कितना हो गया है, 2। यानी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 हो चुकी। अब इधर चेक करिए, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2। यानी ऑक्सीजन साहब बैलेंस हो चुका है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम कितना हो गया है, 2 एक कम 2, यानी इधर मैग्नीशियम 2 है। चेक करो क्या इधर मैग्नीशियम भी 2 है। हाँ साहब, इधर तो मैग्नीशियम 1 लिखा है साहब, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको 2 कर दो। तो इधर 2 मैग्नीशियम, इधर 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन। इट इज द बैलेंस, या बैलेंस हो चुका है, यानी ये संतुलित हो चुका है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये संतुलित का, इस हम हमारे चैनल पे एक पूरा हम बिल्कुल रासायनिक समीकरण संतुलित करने वाले एक ट्रिक बताएंगे आपको, और वही क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। बकवास फर्जी कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई। तो कहने का मतलब है रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसलिए क्योंकि उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है।
क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण? तो संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों पक्षों यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और जो बन रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक, और अभिकारकों के मिलने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। तो पता चला अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई चिंता वाली बात? ठीक है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप बढ़िया एक अच्छी सी कॉपी बनाइए, फेयर करिए इनको, एक एक क्वेश्चन को पार्ट वाइज डिवाइड करके लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इससे रिलेटेड अगर वीडियो बनाए तो आपको मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वाह क्या क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा उनके मुख्य संकेत क्या है, यानी कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो सबसे पहले तो इतना पार्ट हम समझते हैं कि साहब क्या है। कह रहा है जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलेंगे, फिर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, इस पूरी प्रक्रम को या इस पूरी प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कोई समस्या वाली बात? ठीक है, कहने का मतलब है एक पदार्थ, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इफ हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ओके ठीक है, तो पता चला जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है साहब, अगली बात करते हैं तथा उनके मुख्य संकेत क्या है? संकेत यानी कि पहचान क्या है, परीक्षण क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक, तो संकेत में पहला पॉइंट तो आपको यह पता चलेगा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होने के बाद रंग में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ सही बात है। दूसरा पॉइंट, गैस का उत्सर्जन होगा। मान लीजिए हम एक रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं कार्बन, कार्बन में ऑक्सीजन मिलाओ, फिर उसमें 94 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाओ, मैग्नीशियम रिबन को, और फिर उसमें एक धुआं धुआं टाइप का निकलता है, वो क्या होता है? वो गैस होती है। तो दूसरी बात है गैस का निकलना। तीसरा, ताप, ताप का उत्पन्न होना, ताप बढ़ गया। पहले मान लीजिए होता 20 डिग्री सेल्सियस, जब हमने अभिक्रिया करे वो हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ताप का बढ़ना। फिर चौथा पॉइंट है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब होता है नया पदार्थ का बनना। और पांचवा होता है गंध का बदलाव, यानी पहले अभिक्रिया के पहले कुछ अजीब स्मेल थी, बाद में अभिक्रिया होने के बाद अजीब स्मेल हो गई। तो 5 तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि साहब यहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला तरीका रंग में परिवर्तन, दूसरा तरीका गैस का निकलना, तीसरा तरीका ताप का उत्पन्न होना, चौथा तरीका अवक्षेप का मतलब यानी नया पदार्थ का बनना, और पांचवा तरीका स्मेल आना। ठीक है साहब, समझ में आ गई? तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले, फिर एक नए उत्पाद का निर्माण कर दें, एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पहचान, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन यानी गैस का निकलना, ताप का निकलना, अवक्षेप यानी नए पदार्थ का बनना, और गंध का बदलाव यानी स्मेल में परिवर्तन होना। आर यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? ठीक है, अगला बढ़ते हैं। हाँ, बहुत प्यारी अभिक्रिया है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है? तो साहब एक बात याद रखना, संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया भी है। योगात्मक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया को बहुत सारी अभिक्रियाएं, संगठन अभिक्रिया बहुत सारी। चलिए ठीक है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? सुनो, कह रहे वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले लेकिन केवल एक ही उत्पाद बनाए। हाँ, कहने का मतलब है
कोई ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी भी ले सकते हो, यानी दो या दो से अधिक, लेकिन जो बनेगा वो सिर्फ एक ही बनेगा। ऐसा नहीं एक उत्पाद और बन जाए फिर एक और उत्पाद बन जाए। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद का, एक ही नए पदार्थ का निर्माण करें, इसी को जो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, उदाहरण उसमें देगा कि कैसे। तो अभी हमने पिछली बार किया है संतुलित रासायनिक समीकरण वाला पॉइंट, उसमें हमने एक रिएक्शन डाला था कि जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो सिर्फ एक ही उत्पाद बनाता है, एक ही पदार्थ बनाता है जिसका नाम है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ पा रहे हो? सिर्फ एक उत्पाद बनेगा, सिर्फ एक पदार्थ बनेगा, बस, इसके ऊपर कुछ नहीं बनेगा। अगर दो पदार्थ बन रहे हैं तो वो योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको। बस बोर्ड में आपको ऊपर वाली लाइन लिखनी है और फिर ये वाले क्वेश्चन करने हैं। चलिए ठीक, बैलेंस कर देते हैं, दो इससे और दो इससे, बस। मजा आ रहा है, लगे रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन, टूट कर अलग अलग हो जाना। ठीक, एक आदमी को लाओ, दो चार टुकड़े करो, तो एक आदमी से चार टुकड़े। बात समझ में आ रही? हाँ ठीक है, ये आदमी का नहीं करना है, कहने का मतलब है उसमें बात कर रहे हैं। तो कह रहा है जब वियोजन अभिक्रिया को अपघटन भी बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या होता है साहब? देखो, जब कोई यौगिक अभिक्रिया के दौरान, जब कोई यौगिक होगा और अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अब साहब एक यौगिक बढ़िया लेते हैं कि एक यौगिक ऐसा कौन जो टूटने के बाद, तो चलो देखा जाए, तो अगर NaCl, जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं, उदाहरण में, उदाहरण, क्योंकि बोर्ड में हमेशा आएगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड में हो, सबका पैटर्न यही बनता है। कुछ चीजें बढ़ी घटी हैं तो उससे, टॉपिक से फर्क नहीं पड़ता है, चीजों से फर्क पड़ता है। चलिए देखिए, उदाहरण चेक करते हैं। उदाहरण में क्या करेंगे? उदाहरण में इतना हम करेंगे कि एक ऐसा यौगिक लें, यौगिक क्या होता है? पूरा बना बनाया एक, जैसे कि NaCl, NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम, Na मतलब सोडियम, क्लोराइड का मतलब, Cl का मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। जब इसको हम जल में घोलते हैं, किसमें? जल में घोलते हैं, तब ये अलग हो जाता है। कैसा हो जाता है? एक Na हो जाता है, दूसरा Cl हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई एक यौगिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया करेगा, फिर एक, दो या दो से अधिक पदार्थ बना दे, इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक मटका लाओ, एक है, पत्थर मारो, बहुत सारे टुकड़े हो जाएं, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। बात समझ पा रहे हैं हमारी? हाँ, तो यही बात है इसमें भी। एक यौगिक होगा, अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पादकों में बदल जाएगा, इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही? अगर कोई भी डाउट है और आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, किस टाइप के टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस पार्ट के अगर सिर्फ आप 10 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो एकदम फिर मजा, गजब, आई बात समझ में। अब चलिए बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और उदाहरण देते हुए समझाइए, उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक सा, विस्थापन, यहां से उठे वहां बैठ गए जाके, इसको बोलते हैं विस्थापन। जैसे मान लीजिए दो कुर्सी पड़ी, एक कुर्सी एकदम सोने होने की बनी है और एक कुर्सी प्लास्टिक की है। सोने वाला आदमी उठ के प्लास्टिक से कुर्सी पे कहां पहुंच जाएगा? सोने की कुर्सी पर। इसी को बोलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी कि विस्थापित होना। चलिए ठीक है,
कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व जो पावर में बहुत ज्यादा है किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि बाहर कर देता है। जैसे कि सुनो, एक ये आदमी इस सभा में बैठा हुआ है और दूसरी सभा में एक ये आदमी बैठा है। अरे लाओ डायरेक्ट ही समझा दें, क्या फायदा इतना बकवास करने का। चलिए जैसे बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास हो एग्जांपल में CuSO4, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। दूसरा इसके साथ है जिसका नाम है जिंक। ये अभिक्रिया हुई है। फिर जाने के बाद क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है समझिए, ये है जिंक, लिख देते हैं जिंक। अब हमको पता है कि जिंक जो है अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है, पावर में बहुत ज्यादा, और ये पूरा एक यौगिक बना है, तब क्या करेगा? और कॉपर बहुत कम क्रियाशील पदार्थ, तो साहब कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, तो यही जिंक क्या करेगा? कॉपर के स्थान पे आ जाएगा, क्योंकि कॉपर कमजोर आदमी, कम क्रियाशील, जिंक अधिक क्रियाशील। तो क्या होगा? अगली स्टेप क्या होगी? इसके यौगिक से कॉपर को अलग करके जिंक यहां पहुंच जाएगा, यानी कि Zn बन जाएगा SO4। कॉपर को भगा देगा कि साहब तुम ताकतवर नहीं थे, यानी कम क्रियाशील थे, चलो बात मानो बाहर पहुंचो। तो यानी कि जिंक सल्फेट जो बना, जिंक सल्फेट क्या बना? जिंक सल्फेट। और कॉपर विधानसभा से बाहर, यानी कि बाहर, यौगिक से बाहर। तो ये कह रहा है जब भी किसी यौगिक से अधिक क्रियाशील पदार्थ अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर कर दे, यही क्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब द्वियौगिक होंगे, 2 यौगिक होंगे और फिर उनके तत्व आपस में अदला बदली कर लेंगे। बात समझो, 2 परिवार है, एक हस्बैंड वाइफ है, दूसरे हस्बैंड वाइफ है। अब उनका हस्बैंड उनकी वाइफ की तरफ, उनका हस्बैंड उनकी वाइफ की तरफ, दिस द द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ पा रहे हैं? कैसे देखिए, जैसे कि हम लिखते हैं, एक लिख दें कि हाँ, पहले तो ये पढ़ देते हैं कि क्या साहब है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के बाद उनके आयन आपस में स्थान बदल लेते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे? देखो, बोर्ड में उदाहरण जरूर लिखना है, नहीं तो 1 नंबर गायब हो जाएगा। आधे नंबर की थ्योरी, आधे नंबर का पेपर होता है। चलिए बढ़ते हैं, जैसे कि देखिए AgNO3, यानी कि Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और दूसरा यौगिक हो जाए हमारे पास NaCl, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, NaCl। अब देखो क्या होता है, हमारे पास एक ये यौगिक मौजूद है, ये यौगिक मौजूद है। अब इनके तत्व या आयन आपस में अदला बदली कर लें, यानी ये Ag के स्थान पे चला जाए और Ag इसके स्थान पे चला जाए। आर यू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन? हाँ, देखिए तो अगला कैसे बनेगा, इनके आयन आपस में अदला बदली कर लेंगे, यानी अगला जो बनेगा तो Ag किसके साथ पहुंच जाएगा? AgCl हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्लस, यानी NaNO3। कोई चिंता वाली बात समझ में आ रही कि जब भी क्या होता है, जब भी कोई 2 यौगिक आपस में अपने तत्वों का अदला बदली कर लें, अपने तत्वों की अदला बदली कर लें, क्या कहलाएगा? कहलाएगा साहब द्विविस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है? क्या नाम? ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। तो चलो पहले सब समझते हैं ये वाली अभिक्रिया। कहने का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा क्या है? बाहर निकलती है। जब अभिक्रिया हुई ऊष्मा बाहर निकलने लगी, उसे बोलते हैं ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि अगर हम बात करें तो ऊष्मा छेपी में अगर हम एक रिएक्शन ले लें, एग्जांपल में कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाएं, कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएं, तो एक तो बनता है CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। कितनी निकलेगी साहब? कितनी होती है? तो होती है 94 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी? 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होगी, कोई चिंता वाली बात? तो ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिक्रियाएं होने पर अभिक्रिया के बाद उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो, ऊर्जा बाहर निकले, क्या होती है? ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं ऊष्मा शोषी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा वो खा जाती है, उनको ऊष्मा चाहिए तभी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, ऊष्मा चाहिए तभी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, उसे बोलेंगे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि चेक करिए, अगला हम रिएक्शन लिखते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, N2 गैस। नाइट्रोजन में क्या जोड़ देंगे? नाइट्रोजन में जोड़ देंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जोड़ने में इसमें हमें जोड़ना पड़ता है कितना? इसमें जोड़ना पड़ता है 42 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये खाती है 42 किलो कैलोरी ऊर्जा, लिख दें किलो कैलोरी ऊर्जा। तो इसमें देखो ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा खा रही है, तो जो बनेगा तो उसे बोलते हैं NO। इसे 2 से बैलेंस कर देते हैं। आई बात समझ में? यानी कि क्या? नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। कोई चिंता वाली बात समझ में आ रही? तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण यानी कि ऊष्मा निकलती है यानी ग्रहण करती है, तो क्या होगा? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर बाद में एक क्वेश्चन बताया, फिर मामला खत्म। थोड़ा यार, हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन या उपचयन होता है, क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। कैसे? समझिए, जैसे कि अगर हम देखें CuO प्लस जोड़ दो H2, तो जो बनेगा एक तो बनेगा H2O, क्या बनेगा? Cu अलग प्लस जो बनेगा H2। अब चेक करो, Cu से CuO से Cu में ऑक्सीजन की कमी, तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है उसे बोलते हैं उपचयन। लेकिन H2 से H2O में, अब देखो यहां ऑक्सीजन नहीं थी, यहां जाने के बाद ऑक्सीजन बढ़ गई, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि। इसमें है ऑक्सीजन की कमी, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, इसको बोलते हैं अपचयन। अपचयन या ऑक्सीकरण, अपचयन। तो बस यही बात है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण या अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षारण तथा विकृत गंधिता क्या होती है? संक्षारण, अच्छा हाँ, संक्षारण। तो उदाहरण सही समझाइए। तो सबसे पहले समझते हैं कि संक्षारण क्या है। तो जब कोई धातु अपने आसपास के नमी आदि के संपर्क में आता है, कोई धातु है जैसे लोहा रख दो, तो जब कोई धातु अपने आसपास के नमी संपर्क में आता है फिर वह संक्षारित हो जाता है। साहब क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है। ओ भाई, संक्षारित हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होने लगती है?
वो गलने यानी कि लोहा देख लो जंग लगने लगेगी, तो क्या इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं संक्षारण। कोई चिंता वाली बात, इस प्रक्रिया को बोलेंगे संक्षारण। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहा खुला छोड़ दो, बाहर में अम्ल नमी उस पे लाए, फिर धीरे धीरे वही लोहा क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उस पर मूर्छा लगने लगेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं विकृत गंधिता। जब कोई वसा युक्त खाद्य पदार्थ खुले स्थान यानी कि कह सकते हो नमी आदि के संपर्क में आता है, फिर धीरे धीरे नमी वायु आदि के संपर्क में आता है उपस्थिति में, तो धीरे धीरे वो ऑक्सीकृत होने लगता है। ऑक्सीकृत यानी कि वो उसमें ऑक्सीजन जाने लगेगी। अब ऑक्सीकृत होने लगता है, कुछ समय बाद वह खराब हो जाता है, खराब होने लगता है, फिर उसमें धीरे धीरे दुर्गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता बोलते हैं। जैसे कि चिप्स का पैकेट खुला कर दो और उसमें ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीकृत होगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी चिप्स। खाद्य तेल वाली पदार्थ जैसे चिप्स पकौड़ी वगैरह रख दो बाहर और ऑक्सीजन आएगी संपर्क में, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, फिर खराब साहब। फिर बात करते हैं भोजन को खुला रख दो, कुछ समय बाद भोजन भी खराब हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता बोलते हैं। तो पूरा लेसन जो कि हमने पूरे क्वेश्चन, एक 10 नंबर क्वेश्चन बचा है, ये भी खत्म कर देते हैं। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? जाहिर सी बात, साहब मूर्छा ना लगे। क्यों? क्योंकि जब लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देंगे तो बाहर की ऑक्सीजन लोहे पर नहीं बल्कि पेंट पर जाएगी, पेंट उसे रोक देगी। तो बस यही बात है, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। क्यों? पेंट वस्तु की सतह तथा वायु या नमी के बीच एक संपर्क बना लेती है, सॉरी एक आड़ बना लेती है, संपर्क बनने नहीं देती। तो जैसे ही ऑक्सीजन और लोहा टकराएगा नहीं, संक्षारित नहीं हुआ, और संक्षारित नहीं होगा तो उस पे क्या, जंग नहीं लगेगी। तो इसीलिए लोहे की वस्तुओं को पेंट या चिकनाई लगाते हैं जिसमें ज्यादातर होना हो। तो बात समझ में आ गई। तो इसमें हमने इस लेसन से, फर्स्ट लेसन से सिर्फ 10 क्वेश्चन तैयार, सिर्फ इतना आप रिवीजन करिए। एंड द एग्जाम आप कहेंगे कि यार वाकई में मजा आ गया। बात समझ पा रहे हो? और जाहिर सी बात है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो बने आपको मिलते रहें, और लाइक भी कर दीजिए ताकि ग्रो वीडियो करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।